गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा मैं 4 घंटे धरने पे बैठा। लोग ये कहते हैं क्या किसान आंदोलन अगर एक बहुत अरसे तक चल सकता है, किसान इतने लंबे अरसे तक आंदोलन पे बैठ सकते हैं, क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब का आंदोलन सिर्फ 4 घंटे का था, उसको ज़्यादा नहीं वो कर सकते थे? नहीं, आंदोलन तो अभी भी चल रहा है। आंदोलन कहाँ खत्म हुआ है? कल भी जब उन्होंने तकरीर की, जो उनकी 1 डेढ़ घंटे की स्पीच थी, उसमें आर्टिकल 370 का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। ये कहा था जब गुलाम नबी आज़ाद साहब से आपकी बात हुई तो आज़ाद साहब ने आपसे ये कहा है हमने पार्टी से बगावत नहीं करनी। तो आखिरकार 15 दिन के अंदर ही फिर पार्टी से बगावत क्यों की गई? कर दी। हम आज़ाद साहब को काफ़ी देर से ये बात कह रहे थे। इवन अगर देखा जाए तो मेरी भी तीसरी पीढ़ी कांग्रेस की, हम वहाँ से गए, हमें कोई अच्छा नहीं लगा कांग्रेस छोड़ते हुए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में बैठने, मतलब अगर आपके अपने घर में आपकी इज्जत अगर खत्म हो जाएगी ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा आप अपने घर को भी छोड़ दोगे। तो हमने अपना घर छोड़ा, वो हमारा घर था, वहां पे हमारी इज्जत नहीं थी, वहां पे अच्छी बात की कदर नहीं थी। और आज़ाद साहब के साथ बिल्कुल ये बात सही है कि 15 दिन पहले आज़ाद साहब ने कहा था मैं बात कर रहा हूं, हम कोशिश करेंगे कि हम जो है हम इसी कांग्रेस को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं और वो ऐसे नेताओं की बात नहीं सुन रहे, आज तो उनको पता चल गया है कि जिन लोगों की हमने बात नहीं सुनी कितनी बड़ी गलती की। तो आज तो मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ था, वो इसलिए था क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे सियासत में लाया 2008 में, जब मेरे वालिद साहब भी ये नहीं चाहते थे कि मैं सियासत में आऊं। उनने कहा कि मेरे यकीन पे लेके आओ, ये लड़का जो है अच्छा चलेगा सियासत में। तो जिनने मेरे पे यकीन किया था तो मैं क्यों उनके साथ जो है नमक हरामी करूं। कल गुलाम नबी आज़ाद साहब का जम्मू में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के वहाँ पे हिस्सेदारी अपनी पेश की। बहुत से नेता जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चलने को तैयार हैं, उन्हीं सब में से एक डीडीसी मनकोट जनाब चौधरी इमरान ज़फ़र जी भी हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भैया सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया जो आप मेरे लिए यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान भाई, सबसे पहली चीज़ ये, इतना वक्त क्यों लगा आपको रिज़ाइन करते कांग्रेस से? हालांकि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के साथ में ही बहुत से नेताओं ने रिज़ाइन किया, लेकिन आपने थोड़ा सा वक्त लिया, वो वक्त लेने की वजह क्या थी? आपने शायद ये चीज़ देखी नहीं कि जो सबसे पहले जो कमेटी से जो रिज़ाइन किया उस लिस्ट में मेरा सबसे पहला नाम था। और उसके बाद जो इंटरव्यू हुए मैंने कहा कि हम आखिरी दम तक भी जो है वो आज़ाद साहब के साथ हैं। लेकिन उसके बाद जो है मैं आज़ाद साहब से इजाज़त लेके, मेरे वालिद साहब की अचानक सेहत जो है उनकी रिपोर्ट जो ठीक नहीं आई, मैं मोहाली चला गया मैक्स में। तो मुझे 2 दिन वहाँ पे लगे, वही 2 दिन का ही वो रहा। मैं जैसे वहाँ से वापस आया, मैंने सांस भी नहीं ली, मैंने आके रिज़ाइन किया, क्योंकि मैं आज़ाद साहब का एक सिपाही हूँ, तो हम आज़ाद साहब के साथ ही रहेंगे। इमरान भाई, आज से 10 से 15 दिन पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें आपने ये कहा था जब गुलाम नबी आज़ाद साहब से आपकी बात हुई तो आज़ाद साहब ने आपसे ये कहा है हमने पार्टी से बगावत नहीं करनी। तो आखिरकार 15 दिन के अंदर ही फिर पार्टी से बगावत क्यों की गई? देखिए, बगावत उसको कहते हैं कि अगर बिला वजह अगर किसी चीज़ के लिए अगर आप बगावत करो तो हम उसको कहेंगे बगावत कर दी। हम आज़ाद साहब को काफ़ी देर से ये बात कह रहे थे। इवन अगर देखा जाए तो मेरी भी तीसरी पीढ़ी कांग्रेस की, हम वहाँ से गए, हमें कोई अच्छा नहीं लगा कांग्रेस छोड़ते हुए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में बैठने, मतलब अगर आपके अपने घर में आपकी इज्जत अगर खत्म हो जाएगी ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा आप अपने घर को भी छोड़ दोगे। तो हमने अपना घर छोड़ा, वो हमारा घर था, वहां पे हमारी इज्जत नहीं थी, वहां पे अच्छी बात की कदर नहीं थी। और आज़ाद साहब के साथ बिल्कुल ये बात सही है कि 15 दिन पहले आज़ाद साहब ने कहा था मैं बात कर रहा हूं, हम कोशिश करेंगे कि हम जो है हम इसी कांग्रेस को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं और वो ऐसे नेताओं की बात नहीं सुन रहे, आज तो उनको पता चल गया है कि जिन लोगों की हमने बात नहीं सुनी कितनी बड़ी गलती की। तो आज मेरे ख्याल से उनको महसूस भी हो रहा है। इमरान भाई, क्या इमरान ज़फ़र को ज़्यादा जो दिली लगाव था वो कांग्रेस से था या गुलाम नबी आज़ाद साहब से था? मैं अगर सच बोलूं तो मुझे गुलाम नबी आज़ाद साहब से था। वो इसलिए क्योंकि पार्टियां भी जो है लीडर से चलती हैं। अगर हम खाली ये बात कह दें कि सिर्फ तंजीम के नाम से ही सब कुछ हो जाता है, फेस भी कोई चीज़ होती है। आज कोई भी पार्टी अगर वजूद में है वो फेसिस की वजह से, वो फेसिस अगर आप बाहर निकाल दोगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। आज अगर आप जितने भी कांग्रेस के बीच में जो चेहरे थोड़े बहुत बचे हुए हैं उन सबको साइड में ले जाओ आप, और फिर आप सिर्फ कांग्रेस का हाथ जो है वो खड़ा कर दो, तो मतलब वो पार्टी किसी काम की होगी क्या? तो मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ था, वो इसलिए था क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे सियासत में लाया 2008 में, जब मेरे वालिद साहब भी ये नहीं चाहते थे कि मैं सियासत में आऊं। उनने कहा कि मेरे यकीन पे लेके आओ,
ये लड़का जो है अच्छा चलेगा सियासत में। तो जिनने मेरे पे यकीन किया था तो मैं क्यों उनके साथ जो है नमक हरामी करूं। इमरान भाई, इस वक्त जो गुलाम नबी आज़ाद साहब पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है वो लग रहा है बीजेपी की बी टीम होने का है, बीजेपी की ए टीम होने का। आप इस पे कैसी राय रखते हैं? क्या सच में गुलाम नबी आज़ाद साहब को बीजेपी ने प्लांट किया है जम्मू कश्मीर में? अच्छा, आप मुझे ये बताओ पहले कि पहले ये बी टीम और सी टीम ये कौन कौन एलिगेशन लगा रहा है, मैं फिर आपको जवाब तमाम, जिस तरह से अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कहा, क्या मुझे अगर कह रहे थे तो जो चीज़ें मुझ पे इल्ज़ाम लगाए कि क्या मिनिस्ट्री मैंने एंजॉय की, मिनिस्ट्री में जब था तब मैंने रिज़ाइन नहीं किया, मिनिस्ट्री छोड़ते ही मैंने रिज़ाइन किया, मैं बी टीम बन गया। आज़ाद साहब की भी तो सेम बात है, उन्होंने भी मिनिस्ट्री एंजॉय की, 43 साल तक एंजॉय किया और छोड़ते ही जाए। आज अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि आज़ाद साहब बी टीम है। बी टीम तो वो हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो अगर हम जैसे वो आज एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही थी कि ये बी टीम है। ठीक है, आज आज़ाद साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे एक बात बताइए कि गुलाम नबी आज़ाद, ईमानदारी से, मैं वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, सब अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन आप भी नौजवान हैं, आप भी एक पत्रकार हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्या बीजेपी के हक में कोई बात की? जब 370 टूट रहा था, जब 370 एब्रोगेट हो रहा था, उस टाइम पे क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बीजेपी का साथ दिया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम का साथ दिया? वहाँ पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये भी बार बार बातें की जाती हैं, क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा मैं 4 घंटे धरने पे बैठा। लोग ये कहते हैं क्या किसान आंदोलन अगर एक बहुत अरसे तक चल सकता है, किसान इतने लंबे अरसे तक आंदोलन पे बैठ सकते हैं, क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब का आंदोलन सिर्फ 4 घंटे का था, उसको ज़्यादा नहीं वो कर सकते थे? नहीं, आंदोलन तो अभी भी चल रहा है, आंदोलन कहाँ खत्म हुआ है? कल भी जब उन्होंने तकरीर की, जो उनकी 1-1.5 घंटे की स्पीच थी, उसमें आर्टिकल 370 का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। देखिए, एक चीज आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप एक बात समझिए कि अभी हम हैं किसमें, यूटी में। जो लोग ये कहते थे एक अक्लमंद इंसान के साथ हैं, हम समझते हैं कि हम किस इंसान के साथ हैं और वो क्या बोल रहे हैं हमें पता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसको अगर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो खुद उलझते रह जाएंगे। मैं आपको सिंपल अल्फाजों में एक बात कहूं कि अभी हम यूटी में हैं, अभी हमारे ऊपर जो है वो गवर्नर भी नहीं बैठता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है। सबसे पहले हमें 370 चाहिए या सबसे पहले हमें स्टेट चाहिए? सबसे पहले हमें असेंबली चाहिए। यही तमाम वादे अल्ताफ बुखारी जी भी करते हैं। नहीं, अल्ताफ बुखारी साहब, यार एक चीज है, थोड़ा सा आप पता है क्या, आप थोड़ा सा होमवर्क अच्छी तरह करके आइए, क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब को और आजाद साहब को आप एक साथ मिलाएंगे। एक जम्मू कश्मीर का नेता, एक हिंदुस्तान का नेता, जिसने आप छोड़िए हिंदुस्तान के नेता तो वो रहे, उनने पूरी जिंदगी अपनी सियासत जो है वो बाहर निकाली। आप 2.5 साल का वक्त उनका देखिए। अल्ताफ बुखारी साहब को आपने आजमाया नहीं है, आपने जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनको आजमाया है, आपने बीजेपी को आजमा लिया है, लेकिन 2.5 साल गुलाम नबी आजाद साहब के वो कैसे थे वो आप भी जानते हो, हम भी जानते। तो एक आजमाए हुए इंसान को क्या आजमाएंगे भाई कि क्या होगा, बीजेपी के साथ मिलेंगे? भाई वो एक किरदार का मालिक है। इमरान भाई, ये भी कहा जाता है जिस तरह से ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से वेस्ट बंगाल में, बिहार में इलेक्शन हारना पड़ा, कहीं ना कहीं इसी तरह से वोट डिवाइड करने के लिए आज़ाद साहब भी यहाँ पे आए। क्या इसमें हकीकत है कि आज़ाद साहब की वजह से यहाँ पे एनसी के बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोट डिवाइड होने वाले हैं? देखिए, मैं आज कांग्रेसियों को एक बात कहता हूं, हमारे पुराने साथी हैं, कि अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे या बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है अभी इन दिनों में, वो बीजेपी को भूल गए हैं। कोई गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, कोई बोलता है गद्दार हैं, कोई बोलते हैं ये हैं, कोई बोलते हैं वो हैं। तो गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो आज उनका इतना, जो आप बोलते हो ना कि वो नुकसान करेंगे, वो क्या, वो आए हैं सिर्फ डिवाइड करने के लिए, वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। भाई कांग्रेस का नुकसान वो तब करेंगे जब कांग्रेस 25 सीटें अभी निकाल रही है, तो आजाद साहब बीच में से 10-15 सीटें निकाल लें तो कांग्रेस सरकार बनाने से जो है वो चूक जाएगी। आप मुझे बताइए ना, आप ही गिन के बताइए कि कांग्रेस कितनी सीटें निकालेगी, कौन से फेसिस कांग्रेस के पास रह गए हैं? 1 निकालेगी, 2 निकालेगी, कितनी निकालेगी? कितनी सीटें हमें चाहिए सरकार बनाने के लिए? तो उनके पास कितनी है? हम तब कहते हैं कि वो वोट डिवाइड करने के लिए आ गए हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है, उसके पास 25 सीटें हैं, तो आजाद साहब आके 10-15 सीटें लेके वो उनका नुकसान कर देंगे। हम अपना काम करने के लिए आए हैं, हम अपने व्यूज लोगों के सामने रखने के लिए आए हैं, हम अपना ग्राउंड देखेंगे। हमें बीजेपी के साथ लड़ाई है, लेकिन उससे भी पहले हमने अपने पांव जो है अपने अपने इलाके में मजबूत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें जो वो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए।
अब जो कमजोर इंसान होता है, एक चीज मेरी याद रखना, जब नाम होता है ना तभी लोग बदनाम करते हैं। जब आपका नाम नहीं ना होगा, मुखालफत हमेशा अपने से बड़े की होती है, और गुलाम नबी आजाद एक बड़ा चेहरा है, तो जब तक वो बड़ा चेहरा है तो मुखालफत उसकी होती रहेगी। इमरान भाई, जिस तरह से चौधरी अकरम साहब का कहना है, अगर आने वाले वक्त में आज़ाद साहब बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं, और रियाजनाथ साहब ने भी यही चीज़ किया कि बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं, तो हम इस्तीफा दे देंगे, गुलाम नबी आज़ाद साहब से अलग हो जाएंगे। क्या इमरान ज़फ़र भी वो चीज़ करेंगे अगर आज़ाद साहब बीजेपी के साथ जाते हैं, या फिर भी वहाँ पर आज़ाद साहब के साथ ही चलेंगे? देखिए, बात यह है कि आज़ाद साहब के साथ हम एक ही शर्त पे आए हैं। अगर हमें बीजेपी ज्वाइन करनी होती, हम नौजवान थे और अच्छी हमारी पोजीशन भी ठीक है, इतने बड़े नेता नहीं है लेकिन फिर भी छोटे मोटे नेता हैं हम, तो हम डायरेक्ट भी जा सकते थे। तो जो हमें डायरेक्ट करना है, हम इनडायरेक्ट क्यों करें? हम डायरेक्ट भी बीजेपी में जा सकते थे, हमारे अपने सोर्सेज इतने हैं, हम जा सकते हैं और अच्छी पोजीशन पे वहां पे जा सकते हैं, लेकिन हमें वो पार्टी पसंद नहीं है। कोई जाती तौर पे उसके साथ दुश्मनी नहीं है, सियासी पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है, कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी राज कर रही है, लेकिन जो उनके फैसले हैं जम्मू कश्मीर को लेके, और हिंदुस्तान में जो आज के वक्त में वो जो एक तरह से हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो हमें पसंद नहीं है। अगर वो चीजें इनमें नहीं होती तो हम, कोई बाबा आदम की तो कोई जमात तो है नहीं है, हदीस में तो कहीं लिखा नहीं है कि कांग्रेस के साथ चलना है या एनसी के साथ चलना है, तो वहां से तो कोई जमात आई नहीं है। ये चीजें हमें बीजेपी की गलत लगती हैं और ये लगती रहेंगी, इसका मतलब हम उसके साथ नहीं हैं। इमरान भाई, कांग्रेस के दो ग्रुप थे, सबको पता है, एक ये मीर साहब का था, एक आज़ाद साहब का था, लेकिन आज़ाद साहब के एक ग्रुप में थे विकार रसूल वानी साहब। आखिरकार अहम वक्त पे आके उन्होंने अपने आप को क्यों साइड कर लिया? वो बोलते हैं ना, चंद सिक्कों में बिकता है यहाँ इंसान का ज़मीर, कौन कहता है मेरे मुल्क में महंगाई बहुत है। आज यहाँ पे टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगे हो गए, प्याज महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, लेकिन एक चीज़ है, ईमान बड़े सस्ते हो रहे हैं। तो कल आज़ाद साहब, देखो किरदार है उनके लफ्ज़ सुनिए कि वो पहले तो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद एक्सपायर हो जाएंगे। ये लैंग्वेज किसकी थी? मेरे बड़े भाई वकार साहब की। और गुलाम नबी आज़ाद साहब की क्या लैंग्वेज थी? कि मेरा ही एक अपना, एन मौके पे जो हमारी सोच एक थी वो आज बदल गया, लेकिन मैं उसके लिए भी दुआ करता हूं। आपने बरखा दत्त को जो आज़ाद साहब ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी आपने सुना कि इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी, उनके रिलेशन उनने बताया, और उनने कल भाषण में भी कहा और अभी भी ये बात कह रहे थे, बोलते थे तब तक सब कुछ ठीक था। और राहुल जी की सिर्फ हमें सियासी सोच के साथ जो है वो हमने किनारा कशी की है। अगर आप देखें कि रिलेशन की बात, वो पर्सनल रिलेशन जो है हमारा वो रहेगा। मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरी इज्जत करते हैं। ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। इमरान भाई, कांग्रेस ये इल्ज़ाम भी लगाती है, सबसे पहले सजाद गनी लोन साहब को बीजेपी ने प्लांट किया, जब वो एक्सपोज हुए फिर अल्ताफ बुखारी को प्लांट किया, जब वो एक्सपोज हो गए अब गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ पे प्लांट किया गया। देखो, एक चीज़ है, आज़ाद साहब को पद्म भूषण मिले तो तब भी सबको तकलीफ, बाकी कांग्रेस के लोगों को भी मिला पद्म भूषण, उनको वेलकम किया इन्हें, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की आन बान शान, इस हिंदुस्तान की आन बान शान को मिल जाए तो इनको तकलीफ हो जाए कि मिले हुए हैं। राहुल जी खुद जाके जफ्फी मार देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें बुरा भी नहीं लगा। हमने उस दिन कहा यार अच्छी बात है, कोई दुश्मन थोड़ी है हम, हमारे यहाँ पे रीजनल पार्टीज हैं, हम उनके खिलाफ बात करते हैं, कोई दुश्मन थोड़ी हमारे सामने आते हैं, हम गले मिलते हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी है हमारी कोई। ये जिस तरीके से ये सब लोग जो हैं प्रोपोगंडा बना रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सब चीजें जो हैं ये फजूल की फजूल धरी रह जाएंगी। आज़ाद साहब एक शख्सियत हैं, ये चीज आप बार बार समझे। वो इस्तेमाल हो गया, वो प्लांट हो गया, आप इमरान जफर को प्लांट कर सकते हो, आप ये जो रीजनल पार्टीज के जो ये लीडर हैं इनको प्लांट कर सकते हो, आप गुलाम नबी आज़ाद को कभी भी प्लांट नहीं कर सकते हो कि वो कठपुतली बन के नाचेंगे। ठीक है, तो वो दिख जाएगा ना। वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि अभी जो भी आने वाला है, नए बाल कितने हैं मुंह गए, अभी पता चल जाएगा हमें आने वाले वक्त में। जब आज़ाद साहब, जब इनने ये एलिगेशन लगाया, कल दिहाड़ी मजदूर इनने ला के बिठा दिए, तो ये इनको पता चल जाएगा जब वो डोडा किश्तवाड़ जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, राजौरी पुंछ जाएंगे। इमरान में ये बात भी अहम है, जो पब्लिक आई थी मैक्सिमम उसमें डोडा किश्तवाड़ की थी, राजौरी पुंछ से पब्लिक नहीं आई, कश्मीर से, बाकी जम्मू के ज़िलों से पब्लिक बहुत कम थी। आखिरकार ऐसा क्यों था? देखिए, आज़ाद साहब ने हमें एक चीज़ कही थी कि मैं आपके अपने अपने इलाकों में, उन्होंने भाषण में भी कहा कि मैं आपके अपने अपने इलाके में आऊँगा। ठीक है, जहाँ तक बात यह है,
राजौरी पुंछ से जैसे मैं भी अपने साथ 30-40 लोग लाया था, रियाज भाई भी जो हैं वो अपने साथ 30-40 लोग लाए थे, लेकिन डोडा अकरम साहब भी लाए थे, बाकी लोग भी लाए थे, लेकिन हमने उस तरीके से नहीं लाए जैसे डोडा किश्तवाड़ से आए। क्योंकि डोडा किश्तवाड़, एक चीज़ आप देखिए कि कल अगर आप ही को कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए तो आपको सबसे ज़्यादा प्यार कहाँ से मिलेगा? अपने मेंढर से मिलेगा ना। मतलब उन लोगों को अगर रोका भी जाएगा वो नहीं रुकेंगे, उनका एक जज्बा होगा कि यार आज तो जाना है, अगर आज वो इज्जत लेके आ रहा है, आज या कोई फैसला लेके आ रहा है तो हम उसके साथ हैं। तो सबसे पहले तो घर के लोग साथ होते हैं। बाकी एक बात है, सबके सब लोग जो हैं वो डोडा किश्तवाड़ के नहीं थे। यहाँ पे डोगरा थे, यहाँ पे सिख लोग थे, यहाँ पे गुज्जर लोग थे, कठुआ से, हर जगह से लोग आए हुए थे। इतना बड़ा जो पंडाल था, और एक और इनने जो प्रोपेगेंडा किया, मैं आपको ये बताता हूँ कि हुआ क्या। आप कल वहीं पे थे जब आजाद साहब वहां पे नहीं थे, तो जो पीछे वाला एक स्लॉट था वो पूरा वो खाली था। ब्लू कुर्सियां जो पीछे थी दूर से दिख रही थी, वो हमें भी पता था वो क्यों है। मैं आजाद साहब को हमने पहले कहां पे रिसीव किया? एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में आपको पता है कि कितना बड़ा एक आजाद साहब का वेलकम हुआ। जब हमने वहां पे उनको रिसीव किया, मैंने क्या किया, मैं उनके काफिले के साथ नहीं आया, मैंने दूसरा रूट पकड़ के, हमें पता है कि हम अगर उनके पीछे अगर आएंगे तो फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। हम वहां पे पहले पहुंचे और आजाद साहब जब पहुंचे उस वक्त भी वो कुर्सियां खाली थी, लेकिन जब आजाद साहब पहुंचे बाकी लोग जो हैं वहां पे आए, आपने देखा कि सब कुर्सियां भरी हुई थी, और जो इस साइड जो लोग खड़े थे, खड़े लोग थे। अगर भाड़े के लोग तब जरूरत पड़ती है कि जब कुर्सियां खाली, लोग खड़े थे, लोगों के पास बैठने की जगह नहीं थी, और ये 10-20 लोग इनने प्लांटेड लोग रखे थे, और वो ला के इनने वो बोला उन्हीं से वो लेके के आप कहाँ से आए हो जी आप ये। लेकिन अगर आप ये चीज़ करोगे, ये चीज़ें आपको हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे क्लियर होती जाएंगी। इमरान भाई, बात करते हैं खिताए पीर पंजाल की। अगर उसमें बात पुंछ डिस्ट्रिक्ट की करें, वहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था यूनिवर्सिटी का। आज़ाद साहब के दौरे इक़्तिदार में यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन अफसोस की बात यह है आज तक 15 साल हो चुके हैं, वो काम वहीं का वहीं है। क्या आज़ाद साहब अगर इस बार वापस से हुकूमत में आते हैं, क्या पुंछ को वो यूनिवर्सिटी मिलेगी इस बार? देखिए बात ये है कि ये जो ये अपना जो मेंढर का कॉलेज है ना, ये भी जाके पढ़ना आप ये कि किसने दिया है? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है। आज़ाद साहब की सोच ही यही है कि नौजवानों को आगे लेके चलो, ठीक है। बड़ी करीबी से जानता हूँ मैं उनको, तो बाकी 2.5 साल मिले उनको। 2.5 साल में उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं था, लेकिन 2.5 साल में 50 साल के बराबर आप ये चीज़ मानते हो कि यूनिवर्सिटी का काम वो शुरू करवा के गए थे, और इंशाअल्लाह हाँ, उन्हें तो ये नाम भी दिया गया था उस वक्त, मैन ऑफ कंस्ट्रक्शंस का। तो वो आएंगे, वो कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। इमरान भाई, वहीं पे खिताए पीर पंजाल में देखें बहुत सा एरिया बॉर्डर से कवर है, और आप भी वहाँ बॉर्डर एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको भी पता है कि LOC से उधर नो मैंस लैंड में एक गांव बसता है, वहाँ की एक पब्लिक है जो आज तक बेसिक जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनसे महरूम है। क्या आज़ाद साहब के वक्त में उन लोगों का भी हल किया जाएगा? क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन है आज उनकी तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। बिल्कुल। आज़ाद साहब जब आए थे एक बार, उन्हें बालाकोट जाना था, और उनने लैंड किया, सिंगा साहब ब्रिगेडियर थे, कि KG की बात आई है, नहीं KG नहीं, BG की बात आई है। तो जब उनने लैंड किया तो उनने कहा कि ये जो फेंस है, ये फेंस की वजह से ये लोग जो हैं ये बहुत परेशान हैं, इस फेंस को उठाओ और आगे करो। और उस टाइम पे कुछ फेंस आगे भी हो गई थी। आज़ाद साहब बेसिकली ना, आज़ाद साहब वो नेता हैं, उनने राजनीति तो पूरे हिंदुस्तान की है, लेकिन वो राजनीति जो उनने सीखी है वो इंदिरा जी से सीखी है। और इंदिरा जी की जो राजनीति थी वो सबसे बड़ी चीज उनमें ये थी कि उनको ये पता था कि मेंढर के अंदर, सुरनकोट के अंदर एक चौधरी असलम है, मेंढर के अंदर एक चौधरी अब्दुल गनी है, पुंछ के अंदर एक मीर साहब का खानदान है। वो जानती थी कि वहां के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, और वही पैटर्न आज़ाद साहब का भी है। आज़ाद साहब हर इलाके को अच्छे तरीके से जानते हैं, और मेरे हिसाब से वो उन एरियाज को पहले टच करेंगे जो फार फ्लंग्स एरिया हैं। तो इमरान भाई, आखिर में खिताए पीर पंजाल के लिए आपका क्या पैगाम है? गुलाम नबी आज़ाद साहब की अगर वो सपोर्ट में आए तो क्यों आए? मैं नई बात कोई नहीं करूंगा, हर एक इंसान नई बात करता है। मैं बात इतनी करूंगा कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक आजमाया हुआ चेहरा है। आज़ाद साहब ने 2.5 साल में 50 साल के बराबर काम किया। आज़ाद साहब के वक्त में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें इज्जत की ज़िंदगी जी रही थी, और नौजवानों की आंखों में चमक थी कि अगर ये शख्स रहा तो कुछ ना कुछ नौजवानों का होगा। उसके बाद जब ये स्याह दौर आया,
जब हमारा 370 जो है एब्रोगेट हुआ तो आज़ाद साहब से ज़्यादा वकालत किसी भी शख्स ने नहीं की। उसके बाद जमहूरियत का नामो निशान नहीं रहा, तो वहां पे बाकी लीडरों को तो बिल्कुल दबा दिया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब फिर भी बोलते रहे। हमारी ये जंग जो है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, हमारी ये जंग जो है वो जारी है, वो खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ कुर्सी की जंग नहीं है कि आज़ाद साहब सीएम बन जाए, ये जंग जारी है, ये जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की जंग है। तो इंशाल्लाह अभी तो जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब का थोड़ा कॉन्सेंट्रेट है। आप देखते होगे, नेशनल मीडिया भी देखते होगे, लोग बाहर से भी बहुत प्यार करते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं ना, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है मुखालफत एक अपनी जगह है, लेकिन यार आपके इलाके का एक आदमी है जिसकी फैन फॉलोइंग पूरे हिंदुस्तान में है, तो यार अगर आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो गाली मत निकालो। तो गाली निकालना एक बदकिरदार आदमी का काम होता है। गाली निकाली, मुखालफत करो, तो गाली निकालना, इस तरीके से कहना, ये गलत बात है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ डीडीसी मनकोट जनाब चौधरी इमरान ज़फ़र साहब। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।